हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल जर्नी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, उत्कृष्ट विद्यालय चयन परीक्षा 2021 इसके लिए हम हिंदी सब्जेक्ट के जो पूरे 15 क्वेश्चन आते हैं उसका फुल वीडियो और पूरे नोट्स में यहाँ पर आप लोगों को प्रोवाइड करने वाला हूँ। इसी में से लगभग हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यही उसका पैटर्न है। उत्कृष्ट विद्यालय प्रवेश परीक्षा की हमारी मैथ्स की सीरीज स्टार्ट है और वीडियो लगातार अपलोड हो रहे हैं। एग्ज़ाम डेट के हिसाब से आप अपनी तैयारी बेहतर बना सकते हैं। तो उसमें एक हिंदी का पोर्शन है जिससे हमको 15 नंबर मिलते हैं और हिंदी का पोर्शन भी कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। तो लगभग सारे कंप्लीट नोट्स मैं यहाँ पर दे रहा हूँ और इसी को पढ़िए। इससे आप हिंदी के, मैं कोशिश करूँगा लगभग सारे क्वेश्चन इसी में से बनेंगे 15 क्वेश्चन। तो इन्हीं क्वेश्चन को आपको तैयार करना है और आप थोड़ी सी मेहनत और कर सकते हैं। स्टार्ट करते सबसे पहले, हिंदी में छायावादी कवियों की त्रिमूर्ति किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन नहीं है, ये चारों आंसर है। देखिए, हिंदी में छायावादी कवियों की त्रिमूर्ति किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन आएगा और उसके अंदर नीचे ऑप्शन जो होंगे वो इस प्रकार होंगे। तो जहाँ चारों नाम में से कोई 3 नाम होंगे वो उसका आंसर होगा। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। अगला क्वेश्चन इसका देखते हैं हम। नव नभ के नव विहग वृंद की पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ये जो हिंदी की एंट्री बुक है उसके अंदर का एक चैप्टर है और जो मध्य प्रदेश सरकार देती है, और उस चैप्टर के जो कविता है उससे उसकी पंक्तियां हैं। तो यहाँ से हमने उससे लिया है। नव नभ के विहग वृंद की पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। अलंकार, समास, रस, सारी जो ग्रामर से जुड़ी परिभाषा है वो भी हम इस नोट्स में कंप्लीट करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्दे कविता के रचयिता कौन है? एक कविता है वर्दे, उसके रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछ चुका है। विहग वृंद का आशय क्या है? तो विहग वृंद का आशय है पक्षियों का समूह। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, उपमा के कितने अंग होते हैं? तो उपमा के 4 अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। अगला क्वेश्चन, जिस व्यक्ति या वस्तु के किसी अन्य से तुलना की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो जिस व्यक्ति या वस्तु की किसी अन्य से तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं। सुख का एक द्वार बंद होने पर दूसरा द्वार तुरंत खुल जाता है, यह किसने कहा था? तो यह कहा था विश्वविख्यात हेलन केलर ने। अगला क्वेश्चन इसका, महाभारत के नायक कौन थे? तो महाभारत के नायक थे श्री कृष्ण। अगला क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं, जो बुक से रिलेटेड है सारे क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं और उसमें से कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी निकालने की कोशिश की है। तो जितने आईएमपी है वो भी है और जो थोड़े बहुत एक्स्ट्रा होंगे उनको भी हमको पढ़ना है। मध्य प्रदेश में संगीत की राज्य अकादमी किस महान संगीतकार के नाम से कहाँ पर स्थापित की गई? उस्ताद अलाउद्दीन खां के नाम से मेहर में अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी की स्थापना की गई है। तो जो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे उसको मैं टिक लगा दूंगा। यहाँ पर देखिए, वर्दे कविता के रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नव नभ के विहग वृंद की पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। हिंदी में छायावादी कवियों की त्रिमूर्ति किसे कहते हैं? तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत। ये इंपॉर्टेंट है। उपमा के कितने अंग होते हैं? ये इंपॉर्टेंट है। और जिस व्यक्ति या वस्तु के किसी अन्य से तुलना की जाती है उसे क्या कहते हैं? ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। इतने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनको तो देखना ही देखना है। आगे क्वेश्चन देखते हैं इसके हम। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान संगीत के क्षेत्र में किसे दिया गया? तो स्वर कोकिला लता मंगेशकर, जो कि भारत रत्न जिन्हें दिया गया है, ये याद रखना है। यहीं से क्वेश्चन पूछेगा, स्वर कोकिला किसे कहते हैं? तो लता मंगेशकर को स्वर कोकिला कहते हैं। स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर का जन्म कहाँ हुआ? तो इनका जन्म हुआ था इंदौर में। अगला क्वेश्चन, कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम था सिद्धराम कोमकली। तानसेन के गुरु कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तानसेन के गुरु कौन थे? तो तानसेन के गुरु स्वामी हरिदास। अगला क्वेश्चन, संगीत सम्राट किसे कहा जाता है? तो तानसेन को ही संगीत सम्राट कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन पर ध्यान देना है। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा उसको मैं टिक मार्क करूंगा और इतने क्वेश्चन को कंपलसरी आपको तैयार करना है। प्रख्यात संतूर वादक कौन थे? तो प्रख्यात संतूर वादक जो थे वो थे अलाउद्दीन खां। बाल गायक के रूप में अल्प आयु में कौन प्रसिद्ध हुए? तो ये कुमार गंधर्व प्रसिद्ध हुए। संगीत राज्य का अखिल भारतीय कार्यक्रम किस संगीतकार की याद में होता है? तो ये होता है तानसेन, जो एक संगीत सम्राट थे। अगला क्वेश्चन देखिए, तानसेन ने तन्मय होकर कौन सा राग गाया था? तानसेन ने तन्मय होकर दीपक राग गाया था। भारतीय आत्मा के नाम से किस कवि को जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में उत्कृष्ट विद्यालय प्रवेश परीक्षा में कई बार पूछ चुका है, जो कक्षा 8वीं से कक्षा 9वीं के लिए होती है। भारतीय आत्मा के नाम से किसे जाना जाता है? तो भारतीय आत्मा के नाम से माखन लाल चतुर्वेदी को जाना जाता है। अपराजिता संस्मरण की लेखिका कौन थी? तो अपराजिता संस्मरण की लेखिका थी गौरा पंत शिवानी। दोस्तों, हिंदी की जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा गवर्नमेंट स्कूल में प्रोवाइड की जाती है बुक, उसके सारे क्वेश्चन हैं। सारे क्वेश्चन को हमने छाटा है, कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा है तो उस पर आपको ध्यान देना है, क्योंकि इसी में से एग्जाम बनते हैं और एग्जाम के क्वेश्चन जितने वो बनते हैं। तो 15 क्वेश्चन लगभग कोशिश यही करूंगा कि आप पूरे के पूरे कंप्लीट करें। अगला क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर चंद्रा की माता का नाम क्या था? तो शारदा सुब्रमण्यम। अगला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, प्रत्यय उपसर्ग क्वेश्चन
एग्जाम में पूछता है अपराजिता शब्द में उपसर्ग क्या है, तो अपराजिता शब्द में उपसर्ग है आ। उपसर्ग और प्रत्यय हमको देखना है। उपसर्ग मतलब जो आगे लगता है और प्रत्यय मतलब जो शब्द के पीछे लगता है। तो यहाँ पर अपराजिता शब्द में उपसर्ग क्या है, तो इसका आंसर आएगा आ। यहाँ से हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, विकलांगता शब्द में प्रत्यय है। तो विकलांगता शब्द में प्रत्यय, मैंने आपको बताया उपसर्ग जो आगे लगता है और प्रत्यय मतलब कि जो पीछे लगता है। तो विकलांगता शब्द में प्रत्यय ता आएगा। अभिमान में उपसर्ग, उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के आगे लगकर उसका मीनिंग बदल देते हैं। अभिमान में उपसर्ग है अभी। अपराजिता शब्द का विलोम, उल्टा विलोम शब्द हमको पढ़ना है, पर्यायवाची शब्द हमको पढ़ना है। तो यहाँ पर कुछ जो बुक के क्वेश्चन है वो यहाँ पर मैंने लिख दिए। अपराजिता शब्द का विलोम है पराजिता। महेश्वर किस नदी के तट पर है, तो महेश्वर नर्मदा नदी के तट पर है, ये हमको याद रखना है। महेश्वर नर्मदा नदी के तट पर है। खेड़ा सत्याग्रह नाम क्यों पड़ा, एक चैप्टर है हिंदी की बुक में, वहाँ से हमने क्वेश्चन उठाया है। खेड़ा के किसानों का लगान के कारण उसका नाम खेड़ा सत्याग्रह पड़ा, एक चैप्टर है, उसका क्वेश्चन है यहाँ पर ये। मन वचन और काया से इंद्रियों को अपने वश में करना क्या कहलाता है, तो वो ब्रह्मचर्य कहलाता है। सत्याग्रह शब्द का संधि विच्छेद सत्य प्लस आग्रह। संधि विच्छेद, संधि से रिलेटेड क्वेश्चन, संधि की परिभाषा है, इनको भी हम आगे वीडियो में देखेंगे। अधिक फूल खिलने के कारण पटना का नाम क्या पड़ा, तो अधिक फूल खिलने के कारण पटना का नाम कुसुमपुर पड़ा। मुंडा जनजाति में सिंह का क्या अर्थ है, तो सिंह का अर्थ है सूर्य। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। एक समय में, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे पास, एक समय में 100 प्रकार की बातें सुनकर दोहरा देने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, तो वो शतावधानी कहलाता है। एक समय में 100 प्रकार की बातें सुनकर दोहरा देने वाला व्यक्ति शतावधानी कहलाता है। प्रकृति का सुकुमार कवि, परमानेंट क्वेश्चन, उत्कृष्ट विद्यालय प्रवेश परीक्षा का परमानेंट क्वेश्चन जो पूछता ही है, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहते हैं, तो प्रकृति का सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत को कहते हैं। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी, तो शांति निकेतन की स्थापना की थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। देखिए दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स पुस्तक के लेखक थे, तो ये थे सलीम अली, सलीमजुद्दीन अब्दुल अली जिनका पूरा नाम था। बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स पुस्तक के लेखक सलीम अली, इन्होंने फिन बया पक्षी की खोज की थी। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पर है, रावण की मृत्यु क्यों हुई थी, तो रावण की मृत्यु हुई थी अधर्म के रास्ते पर चलने के कारण। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, सम्राट विक्रमादित्य ने किस संवत का प्रचलन प्रारंभ किया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सम्राट विक्रमादित्य ने विक्रम संवत का प्रचलन प्रारंभ किया। महेश्वर को सूर्यवंश के किस राजा ने बसाया था, तो यह था मंधाता। भगवान राम ने किस पर विजय प्राप्त करने पर बल दिया है, तो भगवान श्री राम ने धर्म पर विजय प्राप्त करने पर बल दिया है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। रौद्र रस का स्थायी भाव, तो रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध। अगला क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा लगभग कितने दिनों में पूरी करती है, तो पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365 से 1/4 दिन में पूरी करती है और पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में घूमती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सलीम अली की मृत्यु कब हुई, तो 1987 ईस्वी में सलीम अली की मृत्यु हुई है, जिनका पूरा नाम सालिमजुद्दीन अब्दुल अली, जिन्होंने फिन बया पक्षी की खोज की थी और बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स पुस्तक के लेखक थे। यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी हुई है, आपको सलीम अली के बारे में क्वेश्चन याद करना है। अपोलो स्ट्रीट पर किस सोसाइटी का कार्यालय था, तो इसका आंसर है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। झीलों की नगरी किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, झीलों की नगरी किसे कहते हैं, तो झीलों की नगरी भोपाल को कहते हैं। एमपी में झीलों की नगरी भोपाल को कहते हैं। अगला क्वेश्चन, बीरबल का गांव कहाँ था, तो बीरबल का गांव था उत्तर प्रदेश की पहाड़ियों में। श्री राम के पराक्रम का मुख्य आधार क्या था, तो धर्म था श्री राम के पराक्रम का मुख्य आधार। वसीयत नामे में जायदाद कितने पुत्रों में बांटने का संकेत था, तो 3 पुत्रों में। वसीयत नामे में जायदाद कितने पुत्रों में बांटने का संकेत था, 3 पुत्रों में। महेश्वर का प्राचीन नाम महेश्वरी या माहिष्मती। दोस्तों याद रखना, यहाँ पर हमने पूरी बुक के क्वेश्चन को एक एक करके अलग से रीड करके निकाला है और बहुत से क्वेश्चन इससे से पूछे गए। तो कुछ क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो रहे हैं मैं उस पर टिक मार्क कर रहा हूँ, उनको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। यहाँ से हम आगे बढ़ते और आगे के क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, महेश्वर मध्य प्रदेश के किस जिले में है, तो महेश्वर मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बिरसा मुंडा का संबंध वर्तमान में किस राज्य से, तो जो बिरसा मुंडा है उसका संबंध वर्तमान में झारखंड से है। सुनना क्रिया का संज्ञा रूप क्या है, तो इसका संज्ञा रूप है श्रावण। डॉक्टर सीवी रमन को भारतीय विज्ञान में क्या कहा जाता है, तो डॉक्टर सीवी रमन को भारतीय विज्ञान में प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। डॉक्टर सीवी रमन को भारत सरकार द्वारा भारत रत्न से कब नवाजा गया, तो 1954 में डॉक्टर सीवी रमन को भारत सरकार द्वारा भारत रत्न से नवाजा गया। डॉक्टर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार से कब पुरस्कृत किया गया, तो ये 1930 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। डॉक्टर सीवी रमन द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन का अध्ययन करने पर उनके शोध को किस नाम से जाना जाता है, तो उनके शोध को जाना जाता है रमन प्रभाव के नाम से। डॉक्टर सीवी रमन के शोध को रमन प्रभाव के नाम से जाना जाता है।
ये यहाँ पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पुष्प की अभिलाषा नामक कविता किसके द्वारा रचित है? पुष्प की अभिलाषा नामक कविता किसके द्वारा रचित है? तो ये माखनलाल चतुर्वेदी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। उज्जयिनी का वर्णन कहाँ मिलता है? तो कालिदास के मेघदूत में उज्जयिनी का वर्णन मिलता है। माहिष्मती कलचुरियों की राजधानी क्या थी? तो माहिष्मती कलचुरियों की राजधानी माहिष्मती थी। विक्रमादित्य की उपाधि किसे प्राप्त है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त है। राजा भोज किस वंश का शासक था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता होना चाहिए, कई एग्जामों में पूछा गया है। यहाँ तक एक्सेलेंस एग्जाम उत्कृष्ट विद्यालय प्रवेश परीक्षा में भी पूछा जाता है, राजा भोज किस वंश का शासक था? तो राजा भोज जो था वो परमार वंश का शासक था। धार को मालवा की राजधानी किसके समय में बनाया गया? तो धार को मालवा की राजधानी राजा भोज के समय बनाया गया। खजुराहो के मंदिर किसके शासनकाल में बने? खजुराहो के मंदिर किसके शासनकाल में बने? बहुत से एग्जाम में पूछा जाता है खजुराहो के मंदिर किसके शासनकाल में बने? तो खजुराहो के मंदिर चंदेल के शासनकाल में बने। तो ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इस सारे क्वेश्चन यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, हर एक क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से रीड करना है और आपके एग्जाम को 15 नंबर जो है, लगभग कोशिश मैं ये करूंगा कि 15 नंबर पूरे आप कंप्लीट करें अगर आप इतना पढ़ते हो तो। यहाँ से हम देखेंगे इसके अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, 64 योगिनी के मंदिर किस वंश के द्वारा बनाए गए? तो ये कलचुरी वंश के द्वारा 64 योगिनी के मंदिर बनाए गए। मालवा खिलजी शासन का अंग कब बना? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। महाराजा छत्रसाल मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो बुंदेलखंड से महाराजा छत्रसाल संबंधित है। जंगल सत्याग्रह किस क्षेत्र में सबसे अधिक सक्रिय हुआ था? तो जो जंगल सत्याग्रह हुआ था वो बैतूल क्षेत्र में सबसे अधिक सक्रिय हुआ था। तात्या टोपे को कहाँ फांसी दी गई? शिवपुरी। दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 से 4 बार एग्जाम में पूछा गया है, तात्या टोपे को कहाँ फांसी दी गई है, और बहुत से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ? तो मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। यहाँ पर जो सहायक वाचन होती है हिंदी की, वहाँ से भी हमने क्वेश्चन निकाले और उसको हिंदी में इंक्लूड कर दिया है। तो यहाँ अगर हम हिंदी के नोट्स पढ़ते हैं तो उसके साथ साथ हमको जीके के भी 3 से 4 क्वेश्चन मिलते हैं, तो इन क्वेश्चन को नहीं छोड़ना, मैंने इसी में इंक्लूड कर दिया है। मध्य प्रदेश जीके के कुछ क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ? तो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित रविशंकर शुक्ल जो थे वो मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल थे। वर्ष 2000 में मध्य प्रदेश से अलग होकर किस नए राज्य का गठन हुआ था? तो वर्ष 2000 में मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था, एक नया राज्य बना था छत्तीसगढ़। वर्तमान में मध्य प्रदेश में कुल कितने संभाग व जिले हैं? तो वर्तमान में मध्य प्रदेश में 52 जिले और 10 संभाग है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान है। मोहनदास महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869। मोहनदास के पिता करमचंद गांधी किस क्षेत्र के दीवान थे? तो वो राजकोट के दीवान थे। मोहनदास के पत्नी का नाम क्या था? तो कस्तूरबा बाई था इनकी पत्नी का नाम। मोहनदास जो गांधी जी थे लंदन क्यों गए थे? कानून की शिक्षा प्राप्त करने के लिए वे लंदन गए थे। हरिश्चंद्र नाटक को देखकर मोहनदास को, जो महात्मा गांधी जी है, उनको क्या प्रेरणा मिलती है? तो उनको सत्यनिष्ठा की प्रेरणा मिलती है। दोस्तों यहाँ पर मैंने हिंदी में जो सहायक वाचन होती है बुक, उसके भी सारे क्वेश्चन को निकाल कर इसी हिंदी में इंक्लूड कर दिया, और ये हमारा जीके का कुछ पोर्शन हमारा कंप्लीट करता है। जो जीके सामान्य ज्ञान होता है, उत्कृष्ट विद्यालय प्रवेश परीक्षा में जो सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन आते हैं उसके लिए यहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं। तो दोनों बुक को मैंने, हिंदी की दोनों बुक के एक एक क्वेश्चन को यहाँ पर निकाला है और उनको यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है। आप इसको बहुत अच्छे से तैयार कीजिए। यहाँ से देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन है, नेटॉल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1894 में। नेटॉल इंडियन कांग्रेस के अध्यक्ष एवं मंत्री कौन चुने गए थे? सेठ अब्दुल्ला बैरिस्टर गांधी, जिन्हें बैरिस्टर गांधी कहते थे, सेठ अब्दुल्ला जिन्हें बैरिस्टर गांधी कहते थे। हरि पुस्तिका का प्रकाशन कहाँ हुआ? राजकोट में। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। जीके का क्वेश्चन देखिए, सहायक वाचन की बुक से ही निकाला गया है। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसमें लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और बड़े बड़े एग्जाम में भी पूछा जाता है। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसमें लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जीके में पूछता है। महात्मा गांधी के निजी सचिव कौन थे? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महादेव भाई देसाई महात्मा गांधी के निजी सचिव थे। जब देश स्वतंत्रता का उत्सव मना रहा था तो गांधी जी कहाँ पर हिंदुओं और मुसलमानों को प्रेम का संदेश दे रहे थे? ये कोलकाता में। शतावधानी व्यक्ति कौन थे? शतावधानी व्यक्ति के बारे में बताया मैंने, ऐसे व्यक्ति जो एक बार में 100 प्रकार की बातों को बुनकर दोहरा देते थे। रायचंद्र भाई थे। गांधी जी की मृत्यु कब हुई? 30 जनवरी 1948। इंपॉर्टेंट है,
याद रखने वाली चीज़ें हैं और क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी? तो 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की मृत्यु हुई थी। गांधी जी की अंग्रेजी शिष्या का क्या नाम था? वो था मीराबेन। गांधी जी सदैव किस श्रेणी में यात्रा करते थे? गांधी जी सदैव तृतीय श्रेणी में यात्रा करते थे। खेला सत्याग्रह आंदोलन क्यों चलाया गया? लगान बंदी के कारण। रायचंद्र भाई गांधी जी को मानते थे, या रायचंद्र भाई गांधी जी के कौन थे? तो रायचंद्र भाई गांधी जी के शिष्य थे। यहाँ से हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन पर आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के बचपन का नाम क्या था? तो गांधी जी के बचपन का नाम मौन्या था। किस राज्य के चंपारण में नील की खेती होती थी? बिहार में। गोलमेज परिषद में भाग लेने गांधी जी कहाँ गए थे? इंग्लैंड गए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। गांधी जी ने विदेश जाकर किसकी उपाधि ली थी? बैरिस्टर की उपाधि ली थी। महात्मा गांधी की माता का नाम क्या था? पुतलीबाई। फिनिक्स आश्रम कहाँ पर स्थित है? तो ये डरबन में। यूरोपीय भारतीयों को क्या कहकर पुकारते थे? काला कुली कहकर पुकारते थे। दोस्तों हिंदी का एक टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कवियों के पूरे नाम व उसके उपनाम। ये एक टॉपिक है जो हिंदी में पूछता ही है। तो देखिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये पूछेगा उपनाम क्या है? तो निराला इनका उपनाम है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, इनका उपनाम हरिऔध है। रामदारी से दिनकर, इनका उपनाम है दिनकर। जगन्नाथ रत्नाकर, इनका उपनाम है रत्नाकर। गोपाल दास नीरज, इनका उपनाम है नीरज। हरिकृष्ण प्रेमी, इनका उपनाम है प्रेमी। सुमित्रा नंदन पंत, तो इनका जो उपनाम है पंत। यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे और आगे क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट है, एक टॉपिक यहाँ से बनता है हमारा, लेखक और उनसे संबंधित पुस्तकें। तो कबीरदास ने बीजक पुस्तिका लिखी हुई है, सूरदास ने सुरसागर लिखा है, तुलसीदास ने विनय पत्रिका, रामचरितमानस और गीतावली। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। कबीरदास, बीजक, सूरदास, सुरसागर, तुलसीदास, विनय पत्रिका, रामचरितमानस और गीतावली। मैथिली शरण गुप्त ने साकेत, भारत भारती और पंचवटी। मुंशी प्रेमचंद ने गोदान। यहाँ पर देखिए महाभारत लिखी है वेद व्यास ने, तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा वेद व्यास। महाभारत लिखी है वेद व्यास ने, जयशंकर प्रसाद कामायनी और मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत। इंपॉर्टेंट पुस्तिका है जो पूछती है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर गोदान पुस्तक के लेखक। तो गोदान पुस्तक के लेखक है मुंशी प्रेमचंद। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, आप पढ़िएगा। कबीरदास, बीजक, सूरदास, सुरसागर, तुलसीदास, विनय पत्रिका, रामचरितमानस और गीतावली। जो जो इंपॉर्टेंट है वही यहाँ पर हमने लिखा हुआ है। कम समय में ज़्यादा तैयारी आसानी से कर सकते हैं। मैथिली शरण गुप्त, साकेत, भारत भारती, पंचवटी और मुंशी प्रेमचंद, गोदान, वेदव्यास, महाभारत और जयशंकर प्रसाद ने लिखी कामायनी, मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी पद्मावत। और दोस्तों यहाँ पर कुछ पर्यायवाची शब्द है, तो इन पर्यायवाची शब्दों को आप कंप्लीट कीजिएगा। पर्यायवाची शब्द, जिन शब्दों के अर्थ में समानता होती है वे पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। तो पर्यायवाची शब्द आपको पढ़ना है। यहाँ पर मैंने सारे इंपॉर्टेंट पर्यायवाची शब्द है, तो इनको आपको कंप्लीट करना है। इसको आप अच्छे से देख लीजिए। इन सारे पर्यायवाची शब्दों को कंप्लीट करना है। एक पर्यायवाची शब्द कुछ एग्जाम में पूछेगा, जो कि हमको हर हाल में बनना चाहिए। तो ये पर्यायवाची शब्द हैं यहाँ पर। यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे और फटाफट से पूरे नोट्स में कंप्लीट करूँगा इस वीडियो में, ताकि हिंदी के पूरे सिलेबस से आप कंप्लीट नोट्स के साथ पूरी क्वेश्चन को कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। कुछ भी नहीं छोड़िएगा, सब चीज़ अच्छे से पढ़िएगा। तो यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। और भी यहाँ पर पर्यायवाची शब्द है, सारे इंपॉर्टेंट पर्यायवाची शब्द। इसमें से एक कोई पूछेगा तो लगभग हमको सारे पर्यायवाची शब्द पता होना चाहिए। सभी पर्यायवाची शब्दों को आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है, ताकि कुछ भी आ जाए तो कहीं से भी हम किसी भी पर्यायवाची शब्द को नहीं छोड़ेंगे। ये पर्यायवाची शब्द है। हिंदी का कंप्लीट नोट्स है उत्कृष्ट विद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए। इतना पढ़ लीजिए और थोड़ा एक्स्ट्रा वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। मैथमेटिकल जर्नी पर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि सारी नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच जाए। हम तैयारी बहुत अच्छे से करने के लिए पूरा ध्यान दे रहे हैं। लगभग सारी चीज़ें मैं यहाँ पर कंप्लीट करूँगा, तो इसको आप तैयार कीजिए। पर्यायवाची शब्द को पढ़ना है, एक एक करके पढ़ना है, ताकि हम बहुत अच्छे से हमारे हिंदी के पूरे नोट्स, मैं यहाँ पर पूरा एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट नोट्स कंप्लीट कर दे रहा हूँ, ताकि आपको बार बार कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़े। एक ही वीडियो को आप बार बार देखिए और उसको पढ़िए, ताकि आप पूरे नोट्स कंप्लीट कर सके। यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों इस टॉपिक से एक क्वेश्चन पूछता है, इसको याद रखना है। जो चौपाई छंद होता है उसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है। रोला छंद जो होता है उसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती है। दोहा 13-11 पर यति होती है और सोरठा 11-13 पर। क्वेश्चन पूछेगा, इतने टॉपिक से एक क्वेश्चन पूछेगा ही, तो आपको इसको ध्यान में रखना है। चौपाई छंद 16-16, रोला 24-24, दोहा 13-11 और सोरठा 11-13 पर। आगे की क्वेश्चन भी इसमें मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। इसमें क्वेश्चन देखिए आप, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर। हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? स्वरों की संख्या 11। भारत के कितने राज्यों की राज्यभाषा हिंदी है? तो भारत में से 10 राज्य है जिसकी राज्यभाषा हिंदी है। महेश्वर नगरी किस नदी के तट पर बसी है? नर्मदा नदी के तट पर। सिकंदर की छाती किससे दहलती थी? हिंदुस्तान की तलवार से सिकंदर की छाती दहलती थी। इतिहास से संबंधित अगर कोई शब्द है तो उसके लिए क्या प्रयुक्त किया जाता है? ऐतिहासिक। एग्जाम में पूछा गया है। जो मैं टिक लगा रहा हूँ, जिस पर स्टार बना रहा हूँ, जिस पर इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। इसके एग्जाम से रिलेटेड जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं परमानेंट, उनका भी वीडियो मैं बना दूंगा, तो आप उसको भी चेक कीजिएगा, नोट्स को चेक कीजिएगा।
लगभग हमने सब चीज़ कंप्लीट की है। महेश्वर की खुदाई में किस प्रकार की वस्तुएं प्राप्त है, तो महेश्वर की खुदाई में पुरातात्विक महत्व की अनेक वस्तुएं व अवशेष प्राप्त हैं। महारानी अहिल्याबाई ने किला व शिव मंदिर कहाँ बनाया था, तो महेश्वर में नर्मदा नदी के तट पर बनाया था। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के तट पर बसा महेश्वर इंदौर से कितनी दूरी पर है, तो उसकी दूरी है 105 किलोमीटर। हिंदी भाषा किस लिपि के अंतर्गत आती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, परमानेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है, हिंदी भाषा किस लिपि के अंतर्गत आती है, तो हिंदी भाषा देवनागरी लिपि के अंतर्गत आती है। भेड़ाघाट में किस ऋषि ने तपस्या की थी, तो भृगु ऋषि ने तपस्या की थी। पाटलिपुत्र नगर किसके अध्ययन के लिए मशहूर है, ज्योतिष विद्या के लिए। तन्मयता की बात करते हुए इतिहास की किस घटना का उल्लेख किया जाता है, महाभारत काल का यहाँ पर उल्लेख किया जाता है। वृक्ष पर बैठी, ये देखिए दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, वृक्ष पर बैठी चिड़िया की आँख की पुतली पर निशाना लगाने के लिए आदेश किसने दिया था, तो आचार्य द्रोणाचार्य ने वृक्ष पर बैठी चिड़िया की आँख की पुतली पर निशाना लगाने के लिए कहा था। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं एक वीडियो में कंप्लीट कर दे रहा हूँ। यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन देखेंगे। एक और टॉपिक है एक शब्द में उत्तर, तो एक शब्द में उत्तर के लिए यहाँ पर पूछता है, देखिए कुछ मैं पढ़ दे रहा हूँ और बाकी सारे आप एक लाइन से लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। इन्हीं में से क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसका आदि ना हो अनादि, जिसका अंत ना हो अनंत, जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो अनिश्चित, जिसे जीता ना जा सके अजय, और 100 का समूह शतक होता है, जिसके समान कोई दूसरा ना हो अद्वितीय। और यहाँ पर मैंने बहुत से एक शब्द में उत्तर लिखे हुए कि एक शब्द में पूरे को क्या कहते हैं। देखिए ऐतिहासिक, इतिहास से संबंधित ऐतिहासिक, संस्कृति से संबंधित सांस्कृतिक, धर्म से संबंधित धार्मिक, प्राचीन काल से संबंधित पुरातात्विक, जो ईश्वर में विश्वास रखने वाला है वो आस्तिक रखने वाला आस्तिक होता है, ईश्वर में विश्वास ना रखने वाला नास्तिक होता है। तो ऐसे सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछते हैं, यहाँ पर मैंने लगभग सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं। दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन इसी में से पूछे जाएंगे और लगभग कंप्लीट नोट्स हैं, एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दे रहा हूँ ताकि आपको कहीं पर भी भटकने की जरूरत ना पड़े। क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े इतना नहीं सोचना है, सिर्फ आप एक वीडियो कंप्लीट कर लीजिए। आपके पूरे के पूरे 15 क्वेश्चन के लिए कोशिश मैं यही करूँगा कि पूरे 15 क्वेश्चन आपके यहाँ से कंप्लीट हो जाए। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हम और क्वेश्चन है, इसमें हमने सहायक वाचन का जो पोर्शन होता है और हिंदी का जो पोर्शन होता है दोनों को इंक्लूड कर दिया है, जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन जो है जीके के वो भी इसमें कंप्लीट हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ से, ताना जी के छोटे भाई का नाम क्या था, तो ताना जी के छोटे भाई का नाम था सूर्या। लक्ष्य का एक ही उपाय, लक्ष्य भेद का एक ही उपाय है, लक्ष्य में तन्मयता। आप अगर किसी भी एग्जाम को दे रहे हैं और आपको उसको क्रैक करना है, निकालना है, तो आपको लक्ष्य के प्रति तन्मय होना पड़ेगा, तभी आप उस एग्जाम को निकाल सकते हैं। गुण के ग्राहक शब्द से क्या आशय है, तो गुण के चाहने वालों से गुण के ग्राहक शब्द का आशय है। श्री निहाल चंद्र बिश्नोई को भारत सरकार ने किस चक्र से सम्मानित किया था, शौर्य चक्र से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये पूछा जा चुका है। अमृता देवी के साथ शहीद बिश्नोइयों की संख्या कितनी थी, 362। हिंदी की बुक के मैंने लगभग सारे क्वेश्चन जो मध्य प्रदेश सरकार बच्चों को प्रोवाइड करती है, जिससे बच्चे पढ़ते हैं मध्य प्रदेश सरकार की गवर्नमेंट स्कूलों में, तो उसकी मैंने बुक के सारे क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन को, एक एक चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ के सारे क्वेश्चन निकाले। आप इसको कंप्लीट कर लीजिए, बहुत मेहनत की हमने इस पर, तो आई होप आपको ये ज़्यादा क्वेश्चन कंप्लीट करने में मदद करेगा। मध्य प्रदेश सरकार किसके नाम पर 2 व्यक्तिगत पुरस्कार देती है, तो अमृता देवी और निहाल चंद्र बिश्नोई के नाम पर 2 व्यक्तिगत पुरस्कार देती है। बिरसा मुंडा का संबंध किस राज्य से, झारखंड हम पढ़ चुके। मुंडा समाज के आराध्य देव सिंह का क्या अर्थ है, सूर्य हम पढ़ चुके। मुंडा लोग के प्रमुख अस्त्र शस्त्र क्या थे, भाले और तीर कमान। भाले और तीर कमान उनके प्रमुख अस्त्र शस्त्र थे। इनमें से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, तो बिजली तत्सम शब्द नहीं है। पढ़ती, झरती, हिलती, इन शब्दों में प्रत्यय क्या है, ई है। प्रकृति का सुकुमार कवि, परमानेंट क्वेश्चन, उत्कृष्ट विद्यालय प्रवेश परीक्षा का, सुमित्रा नंदन पंत। हृदय भर आना मुहावरे का क्या अर्थ है, तो हृदय भर आना मुहावरे का अर्थ है दुखी होना। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। मीराबाई का संबंध किस राज्य से, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है, राजस्थान से। श्रुति ईमानदार है और प्रतिभाशाली भी है, यह कौन सा वाक्य है, तो ये संयुक्त वाक्य है। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये वाला क्वेश्चन श्रुति ईमानदार है और प्रतिभाशाली भी है, कौन सा वाक्य है, तो संयुक्त वाक्य है। इसके बाद में हिंदी के जो क्वेश्चन पेपर लास्ट से पूछे गए उसका भी एक वीडियो बना दूंगा, ताकि आप देख लीजिएगा कि नोट से कितना क्वेश्चन पूछे गए हैं और कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एक बार चेक कीजिएगा। जहाज का पंक्षी शब्द किस कवि की कविता में, सूरदास की जो कविता है उसमें जहाज का पंक्षी शब्द का वर्णन है। शक्ति अपने में लेने का वरदान किसे था, तो ये था बाली को। सतपुड़ा जंगल कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश में सतपुड़ा का जंगल स्थित है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी के गिरने से बना, तो धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी के गिरने से बना। भेड़ाघाट की पहाड़ी पर कौन सा मंदिर है, गौरी शंकर का मंदिर है। भेड़ाघाट जबलपुर से कितनी दूरी पर है, 13 मील की दूरी पर है। ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, 13 मील याद रखना। भेड़ाघाट जबलपुर से 13 मील की दूरी पर स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। भेड़ाघाट जबलपुर से कितनी दूरी पर, 13 मील की। गौरी शंकर मंदिर किसने बनाया था, तो गौरी शंकर मंदिर बनाया था अल्हड़ा देवी ने। अगला क्वेश्चन, भेड़ाघाट पर नर्मदा नदी के दोनों ओर चट्टानें किस पत्थर की बनी हुई है, तो भेड़ाघाट पर नर्मदा के दोनों ओर चट्टानें संगमरमर की बनी है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर दिए। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ से, और इसके और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। एक ही वीडियो में पूरा हिंदी का पोर्शन कंप्लीट मैं कर दूंगा। अगला टॉपिक देखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। मध्य प्रदेश में स्थित प्रमुख जलप्रपात, तो दुग्धधारा कपिलधारा जलप्रपात अमरकंटक में स्थित है। चचाई जलप्रपात रीवा में स्थित है। धुआंधार जलप्रपात जबलपुर में स्थित है। सहस्त्रधारा जलप्रपात ये भी जबलपुर में स्थित है। एक शब्द में उत्तर के कुछ क्वेश्चन यहाँ पर भी लिखे हुए।
इसको भी आपको पढ़ना है। और एक शब्द मुद्रा के साथ साथ कुछ इसमें क्वेश्चन इंक्लूड कर दिए है। रोगी का इलाज करने वाला चिकित्सक होता है। हाथ से लिखा हुआ हस्तलिखित होता है, जो सब लोगों को प्रिय है वो लोकप्रिय होता है। अब यहाँ से क्वेश्चन अलग हो गए हैं और यहाँ पर हमने उसी में इंक्लूड कर दिया है, मीराबाई को कौन सा रत्न प्राप्त था? राम नाम रूपी रत्न मीराबाई को प्राप्त था। अगला क्वेश्चन, रैदास किसके आराधक थे? तो रैदास श्री राम के आराधक थे। अधम का उद्धारक कौन करते थे? तो अधम का उद्धारक श्री राम करते। सुर के मन को सुख कहाँ मिलता था? भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में। मुफ्तखोरों का सरताज किसे कहते हैं? मुफ्तानंद जी। दोस्तों मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ कि हमने हिंदी और सहायक वचन के लगभग सारे चैप्टर को पढ़ के, एक एक चैप्टर को पढ़ के, एक एक लाइन को पढ़ के क्वेश्चन के आंसर निकाले, और यही एग्जाम में पूछा जाता है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। आप सारे क्वेश्चन पेपर को उठाकर देख लीजिए, सभी में यही पूछा जाता है, जो कि हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिए। लेखक ने मुफ्तानंद ने कौन सी ग्रंथावली मांगी थी? लेखक ने मुफ्तानंद से कौन सी ग्रंथावली मांगी थी? तो वो कालिदास ग्रंथावली मांगी थी। वात्सल्य रस का सम्राट किसे कहते हैं? सूरदास। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परमानेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम में पूछा जाता है। वात्सल्य रस का सम्राट किसे कहते हैं? तो वात्सल्य रस का सम्राट सूरदास को कहते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। मुफ्तानंद जी को किस वस्तु को लूटने का शौक था? तो मुफ्तानंद जी को कटी पतंग को लूटने का शौक था। विकलांगता दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को। तो ये जो दिवस है, इसमें से एक एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन पूछेगा, जिसको याद रखना है। जैसे शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, ये आप याद रखिएगा। 5 सितंबर। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? सारे क्वेश्चन। यहाँ से व्याकरण स्टार्ट हो रही है दोस्तों। व्याकरण को आप समझिएगा और व्याकरण के क्वेश्चन को लिखने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेंगे ये भी मैं आपको बताता हूँ। व्याकरण सबसे पहले संज्ञा, डायरेक्ट परिभाषा पूछ लेता है। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को क्या कहते हैं? तो किसी वस्तु, व्यक्ति, भाव या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। व्याकरण स्टार्ट हो गई यहाँ से। आगे हम यहाँ से चलते हैं, तो इसका उदाहरण देखिए। पुस्तक ये वस्तु है, राम ये किसी व्यक्ति का नाम है, दिल्ली स्थान है, और दयालुता एक भाव है, ईमानदारी गुण है, और बुढ़ापा एक दशा है। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्वेश्चन पूछेगा संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में 2 चीज़ें होती है, समुदायवाचक संज्ञा और द्रवाचक संज्ञा। सर्वनाम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त में लाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण यहाँ पर मैं, तू, वे। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। जैसे संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 3 भेद होते हैं, और संज्ञा के अंदर जो जातिवाचक संज्ञा है उसके 2 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, और उसके नाम आपको याद रखना है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। क्वेश्चन पूछेगा सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किया जाता है वो क्या कहलाता है? तो वो सर्वनाम कहलाता है। कारक की परिभाषा, संज्ञा व सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया के साथ जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। कारक की परिभाषा आप याद कीजिए, संज्ञा व सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया के साथ जाना जाता है कारक कहलाते हैं। संज्ञा व सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया के साथ जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के 8 भेद होते हैं। यहीं पर एक वीडियो में लगभग पूरी तैयारी आप हिंदी की कीजिए। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन कारक के यहाँ पर 8 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन, विशेषण। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। और विशेषण के 5 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण और व्यक्तिवाचक विशेषण। इंपॉर्टेंट है यहाँ पर विशेषण। सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने यहाँ पर लिख दी है, तो आपको हर एक चीज़ों को बहुत अच्छे से देखना है। आगे बढ़ते हैं यहाँ से। आगे जो परिभाषा है यहाँ पर क्रिया की परिभाषा। क्रिया, जिन शब्दों में किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया 2 प्रकार की होती है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। यहाँ पर मैंने लिखी नहीं है, आप लिख लीजिएगा, सकर्मक और अकर्मक क्रिया। वाक्य, हमें विचार प्रकट करने के लिए सार्थक शब्द समूह को एक क्रम में साथ जोड़ना पड़ता है। हमें अपने विचार को प्रकट करने के लिए एक सार्थक शब्द समूह को एक क्रम में जोड़ना पड़ता है, तभी उनका अर्थ स्पष्ट होता है। अर्थ स्पष्ट करने वाले शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। और रचना की दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। मैंने क्वेश्चन बताया था, श्रुति ईमानदार है और प्रतिभाशाली भी है। कौन सा वाक्य? तो वो संयुक्त वाक्य है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, साधारण वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। लिंग, शब्दों का वह रूप जिससे उनकी स्त्री या पुरुष होने का बोध होता है, लिंग कहलाता है। लिंग 3 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। वचन, संज्ञा अथवा सर्वनाम जिस रूप से वस्तु अथवा प्राणी की संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। तो वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और द्विवचन। रस इंपॉर्टेंट, और इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, लगे तो यहीं पर याद कीजिएगा, यहीं पर याद करना है। रस देखिए, काव्य के सुनने, पढ़ने और देखने से जो आनंद उत्पन्न होता है उसे रस कहते हैं। काव्य के पढ़ने, सुनने और देखने से जो आनंद उत्पन्न होता है उसे रस कहते हैं। रस के 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। रस 10 प्रकार के होते हैं। और देखिए दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। यहाँ पर रस लिखा हुआ है या इसका स्थायी भाव लिखा है, तो रटिए मेरे साथ या समझिए उसको। श्रृंगार रस,
जिसका स्थायी भाव रति या प्रेम होता है। हास्य रस हास्य या हंसी होता है। करुण रस जिसका स्थायी भाव शोक होता है। रौद्र रस क्रोध, मैंने आपको उधर बताया था। वीर रस का उत्साह, भयानक रस का भय, विभत्स रस का जुगुप्सा या घृणा, अद्भुत रस का विस्मय, शांत रस का निवेद या उदासीनता और वात्सल्य रस का वत्सल। 10 प्रकार के रस होते हैं और उसके स्थायी भावों को याद करना है। श्रृंगार रस रति या प्रेम, हास्य रस हास्य या हंसी, करुण रस शोक, रौद्र रस क्रोध, वीर रस उत्साह, भयानक रस भय, विभत्स रस जुगुप्सा, अद्भुत रस विस्मय, शांत रस निवेद और वात्सल्य रस यहाँ पर वत्सल। तो ये हिंदी के ग्रामर हमारी कंप्लीट हो रही है, व्याकरण, तो आप इसको कंप्लीट कीजिए। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, छंद की बात करते हैं। देखिए छंद निश्चित गति और यति के क्रम में जो काव्य रचना होती है, निश्चित गति और यति के क्रम से जो काव्य की रचना होती है उसे छंद कहते हैं। छंद 2 प्रकार के होते हैं, मात्रिक और वर्णिक। छंद अगर पूछेगा कितने प्रकार के होते हैं, मात्रिक और वर्णिक। यहाँ पर चौपाई छंद, इसके 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है। मैंने आपको बता दिया है 4 चरण, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है। दोहा छंद, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक पहले व तीसरे में विषम चरणों में 13-13 मात्राएं व दूसरे और चौथे चरणों में सम चरणों में 11-11 मात्राएं, मतलब 13-11 पर यति होती है। सोटा छंद यह दोहा का उल्टा होता है, इसमें पहले तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं तथा दूसरे व चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती है। छंद के 6 अंग होते हैं, यति गति तुक तुकांत तुकांत और मात्रा। अगर पूछेगा छंद के कितने अंग होते हैं, तो छंद के 6 अंग होते हैं, यति गति तुक तुकांत और मात्रा। संधि 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि के 3 प्रकार है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इंपॉर्टेंट है, सारी जो व्याकरण है वो भी मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर ली है। समास देखिए, 2 या 2 से अधिक पद आपस में मिलकर जब एक अर्थ को प्रकट करते हैं तो वह समास कहलाता है। उदाहरण के लिए राजमहल, जो राजा का महल है, समास के 6 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ से, अलंकार। तो जिन तत्वों से काव्य का सौंदर्य बढ़ता है उन्हें अलंकार कहते हैं। जिन तत्वों से काव्य का सौंदर्य बढ़ता है उन्हें अलंकार कहते हैं। अलंकार का अर्थ है आभूषण। अलंकार 2 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो सारी डेफिनेशन को आपको पढ़ना है, अच्छे से रिवाइज करना है और अपने एग्जाम को बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है। सारी यहाँ पर परिभाषा जो है इसको कंप्लीट कीजिए। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर, और लगभग इसी वीडियो में पूरी हिंदी का सिलेबस लगभग 15 नंबर जो हमको एग्जाम में लेना होता है तो उसको कंप्लीट करना है। दोस्तों बने रहिए मेरे साथ, पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको सब कुछ समझ में आए। क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, प्रत्यय जिससे क्वेश्चन पूछता है तो यहाँ पर मैंने प्रत्यय लिख दिया है। वे शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगाए जाते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। यहाँ पर मैंने लगभग प्रत्यय आपको लिख दिए हुए, इसको पढ़ना है और उसको समझना है। प्रत्यय का एक क्वेश्चन पूछेगा। नीचे साइड मैंने विलोम शब्द लिख दिए जो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मैंने सारे कंप्लीट कर दिए हैं। विलोम शब्द यहाँ पर लिखे हुए हैं, इसको आप कंप्लीट कीजिए। यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, प्रत्यय, उपसर्ग, इनको नहीं छोड़ना है। कुछ एक शब्द में उत्तर और लिखे हुए हैं। 100 वर्ष का समूह शताब्दी, 10 का समूह दशक, जिसका नाश ना हो, अमर, कानूनी बहस करने वाला, यहाँ पर कानूनी लिखा हुआ है, कानूनी बहस करने वाला वकील, जो बुलाया ना जा सके, अविस्मरणीय, मांस खाने वाला मांसाहारी, किए गए उपकार को ना मानने वाला कृतज्ञ, जो पूजा करने योग्य है पूजनीय, जिसमें जानने की इच्छा है जिज्ञासु, और जिसकी इच्छाएं बहुत ऊंची है महत्वाकांक्षी। दोस्तों समास हमने पढ़ा है और समास के जो उदाहरण है, कुछ समास शब्द, उसका विग्रह और उसमें समास का नाम, तो मैंने यहाँ पर सारा कंप्लीट कर दिया है। इतने उदाहरण को आपको पढ़ना है, कुछ भी एग्जाम में पूछ लेगा, पीछे नहीं हटना है। 15 नंबर लगभग इस वीडियो से कंप्लीट होंगे, तो एक वीडियो से हम कंप्लीट 15 नंबर को पूरे कर सकते हैं। समास, उसके समास विग्रह और समास का नाम। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ से हम। इसी में हमने आगे और एग्जाम्पल लिखे हुए, समास हमने पढ़ा, संधि हमने पढ़ी, उसके सारे एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने लिख दिए, तो उसको कंप्लीट कीजिए। संधि के उदाहरण, संधि का नाम और संधि विच्छेद यहाँ पर कंप्लीट कर दिए, तो इसको भी आप कंप्लीट कीजिए फटाफट से। संधि के लिए वर्ड्स, जो शब्द है, जिसे संधि विच्छेद, संधि का नाम, सब कुछ यहाँ पर कंप्लीट होता है। लगभग कोशिश यही की है कि सब कुछ कंप्लीट हो जाए एक ही वीडियो में, और एक ही वीडियो से आप पूरा कंप्लीट कर ले, दूसरा कोई वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। कुछ क्वेश्चन यहाँ पर और है। एक शब्द में उत्तर लिखे हुए हैं। उससे प्रेम करता है पक्षी प्रेमी, पक्षियों के संबंध में विशेष ज्ञान रखने वाला पक्षी विज्ञानी जो डॉक्टर सलीम अली थे, जो बात
मुख से कही गई हो, मौखिक और गांव में रहने वाला व्यक्ति गांववासी। मुहावरे लिखे हुए हैं तो मुहावरे को भी कंप्लीट करना है, एक मुहावरा पूछता है एग्जाम में। इंपॉर्टेंट लिखे हैं तो कोशिश कीजिएगा पूरे कंप्लीट कीजिए, और थोड़े बहुत अगर अलग मिलते हैं तो उसको भी कंप्लीट कर लीजिएगा, जिससे कि आप अपनी तैयारी और बेहतर बना सके। तो इसके बाद भी आप बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट कीजिएगा। लगभग कोशिश यही है मेरी कि आप इसमें से पूरे के पूरे मार्क्स लेकर आए। इसके बाद हिंदी के जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं उनको भी मैं यहाँ पर कंप्लीट कर दूंगा, तो उससे भी आप चीज़ों को देखिएगा कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। फिर नोट्स मिलाइएगा। नोट्स मैंने यहाँ पर पूरे के पूरे दे दिए हिंदी के कंप्लीट नोट्स, जिससे आप 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं। यही इंपॉर्टेंट है। इतना आपने पढ़ लिया तो आपके बहुत सारे नंबर, कहीं दूसरी जगह दूसरा वीडियो या दूसरा कुछ सिलेबस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये थे कंप्लीट नोट्स यहाँ से। इसके बाद हम अगले वीडियो में इसके साइंस सोशल साइंस के भी नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आप पूरे एक ही वीडियो से कंप्लीट कर सकें। मैथ्स की क्लास हमारी लगभग कंटिन्यू चल रही है दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताइए, अपनी तैयारी बेहतर बनाइए। एग्जाम में सिलेक्शन के बाद एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमने इतना पढ़ा है और हमारा सिलेक्शन हुआ है। अगले वीडियो में एक बार फिर से मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।